मॉर्निंग बच्चों। और क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग जो है ठीक ठाक से होंगे और रेगुलर जो है क्लास अटेंड कर रहे होंगे। लेकिन बेटा, ये 10th L के बच्चों से भी हम थोड़ा सा ये बात करना चाह रहे हैं कि ये बताइए, आप लोग जो हैं सब लोग टाइम पे क्यों नहीं क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हर टीचर की शिकायत आ रही है मेरे पास। ममता मैम ने शिकायत करी कि 10th L के बच्चों ने सोशल साइंस का पीरियड नहीं अटेंड किया। बेटा ये बताइए कि जो मैम आपको इस समय पढ़ा रही हैं वो छूट जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों को कैसे समझ है। मैम दोबारा नहीं पढ़ाएंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगी। आप लोग ये मत समझिए कि जब दोबारा स्कूल खुलेगा तो यही चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे। और इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस समय चल रहे हैं और आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो ये बताइए बेटा, ये गलत बात है ना कि आप लोग क्लास ले रहे हो, हर टीचर आपको जो है आपका क्लास ले रही हो और आप लोग जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है बेटा, ये बहुत ही गलत बात है। और जूली मैम ने भी शिकायत करी कि कॉमर्स की क्लास नहीं अटेंड, जो लोग कॉमर्स के बच्चे 14 बच्चे एल सेक्शन के हैं, इन लोगों ने क्यों नहीं कॉमर्स की क्लास अटेंड करी। 8 बच्चों ने, शायद 4 बच्चों ने कॉमर्स की क्लास आज अटेंड करी है। तो ये बिल्कुल गलत। और आप लोगों को ये लगता है कि मैम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने अटेंड करी कि नहीं पता करी। ये सब पता चल जाता है, हम लोगों के पास टाइम टेबल है बेटा। टाइम टेबल से समझ में आ जाता है कि कौन बच्चे जो है इस समय ऑनलाइन है कौन नहीं है। और इसके अलावा जो आप लोग, हम खुद मोबाइल देख करके हमें अपने आप से पता चल जाता है कि जो हमारा पीरियड है उसमें कितने बच्चे ऑनलाइन है इस समय। ये पता चल जाता है। और पता चल रहा है, आज जब हम चेक कर रहे हैं, अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, तो किसी ने 11 बजे देखा, किसी ने कितने बजे देखा, जब मर्जी आ रही तब सब देख रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय तो आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है। क्या स्कूल में भी आप लोग ऐसे ही करते हो कि कोई सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है, उस पीरियड में आप लोग दूसरा काम कर रहे हो। गलत बात है। और कल से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आज ममता मैम ने शिकायत करी, अंजू मैम ने शिकायत करी, जूली मैम ने शिकायत करी, सबने शिकायत करी कि आप लोग जो है पूरे बच्चे जो है क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो। और मैथ्स में भी आज केवल 27 बच्चे थे। क्यों? जब हमारे पास रजिस्टर्ड जो है, जितने बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनका रजिस्टर्ड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप वाले मैसेज में, ग्रुप वाले जो ग्रुप बनाए, क्लास वाला ग्रुप बनाए, उसमें लिख करके मुझे बताएं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो टाइम पर जो है क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि फिर सारे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। टीचर्स जो है, सब्जेक्ट टीचर्स जो है, मुझसे पूछती हैं कि आपकी क्लास के बच्चे जो है क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। चलिए, ये तो एल वालों के लिए बात थी। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिए कि अटेंडेंस सुबह जब आप क्लास अटेंड कीजिए तो एल वाले बच्चे जो हैं वो क्लास वाले ग्रुप में अपनी अटेंडेंस देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आई, बी और सी, ये 3 सेक्शन जो है, ये वाले जो है साइंस वाले ग्रुप में अपनी अटेंडेंस देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल। और टाइम पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मुझे पता चल जाता है कि किस क्लास के कितने बच्चे देख रहे हैं, तो मतलब कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, ये हमारे पास पूरा नोटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपका पीरियड चल रहा हो और आप है ही नहीं उसमें, और आपका जब मन आ रहा है तब आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जब मन आ रहा है तब आप मोबाइल वीडियो देख रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको उसी टाइम पर ही आपको जो है ऑनलाइन होना है, जो आपका टाइम टेबल है। ठीक है। सबको समझ है। कल से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए किसी भी बच्चे की। कोई टीचर जो है मुझे ये शिकायत नहीं करे कि आपकी क्लास में इतने बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड करी। और दूसरी बात बेटा ये है कि हम जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस समय, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड समरी है, आप लोग ब्लैक बोर्ड से पूरा जो भी हम करा रहे हैं वो आप लोग उतारते हो कि नहीं उतार रहे हो। उसके बाद आप लोग उसको कॉपी डाउन उसको भी करना है। साथ में जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको कॉपी डाउन करना है। प्लस आपको होमवर्क वगैरह जो दिया जा रहा है वो करना है। जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका सारा मटेरियल चेक होगा, जितना भी आपने कराया है काम, ये सारा चेक होगा। ये मजाक नहीं है कि आपके पास वीडियो हो गई, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, या आपने प्रिंट आउट निकाल लिया उसका और आपके पास नोट्स वैसे प्रिंट करा लिया आपने, वो रख लिया, कुछ नहीं। डेली का डेली आपको काम करना है अपना। समझ लिया। आज हम लोगों के पास विभाग से नोटिस आया है कि हर बच्चे को ये चीज़ बता दी जाए कि आप लोगों को जितना भी काम पढ़ाई हो रही है हर सब्जेक्ट में, हम केवल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हर सब्जेक्ट में जो भी काम आपका हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। हर सब्जेक्ट का रिटन वर्क आपको डे बाय डे काम करना है। और साथ में आपको डेट भी ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हमारे पास पूरा नोटेड है, डे वाइज हमारे पास पूरा है कि किस डेट में हमने क्या करा है। और आपको भी जो नोट करना है, जो काम करना है, वो पूरा डेट डाल करके ही काम करना है। समझ में आ रहा है कि जैसे आप लोग करते थे हमेशा, उसी तरीके से काम करना है। ऑनलाइन पढ़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, कि हमारे पास तो सारा मटेरियल है ही है मोबाइल पे,
बस हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा काम जो है अपना, अपने नोट्स आपको पूरे तैयार करने हैं। ये आपके सारे नोट्स जो हैं जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों के नोट्स जो हैं ये सारे चेक होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा हम अभी आप लोगों को ये बता दें कि आज हमने लिंक भेजा है साइंस, ये 10th एल वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं कि कंप्यूटर का लिंक भेजा है मैंने। तो जो बच्चे कंप्यूटर के हैं, जिन्होंने कंप्यूटर ले रखा है, वो लोग वैष्णवी मैम के साथ जो है वैष्णवी मैम के लिंक को उनसे जो है ज्वाइन कर लेंगे तो अपने आप को, और वहाँ से कंप्यूटर पढ़ेंगे ऑप्शनल वाले पीरियड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और संस्कृत वाले बच्चे, सुकेता मैम संस्कृत लेती थी 9th में भी आप लोगों की, इस बार भी सुकेता मैम लेंगी, तो वो लोग जो है संस्कृत का पीरियड अटेंड करेंगे। ठीक है? और जूली मैम के पीरियड में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो जूली मैम के पीरियड में जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई आप लोगों से। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। अच्छा, कल हम लोग जो है हम लोगों ने श्वसन तंत्र चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि श्वसन क्रिया क्या होती है और ये इससे जो है कैसे ऊर्जा निकलती है, उसके हमने विभिन्न पथ आपको बताए थे कि ऊर्जा जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी निकलती है। एटीपी के बारे में बताया था, याद है कुछ? कल हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके अलावा हमने कुछ आप लोगों को पेजेस भी सेंड किए थे, किताब के पेजेस सेंड किए थे पढ़ने के लिए कि आप लोग उसको पढ़ लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग अब आते हैं हम लोग मनुष्य में श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने आपको बताया था कि एक कोष की जीव जो होते हैं उनमें कैसे श्वसन क्रिया होती है। उनमें हमने आपको बताया था कि जो उनकी सतह होती है उसी से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन गैस वो लोग लेते हैं। पौधों में किस प्रकार से होता है, पौधों में हमने आपको बताया जड़, तना और पत्तियों के द्वारा जो है गैसों का विनिमय होता है। ठीक है? और इसके अलावा जो है आपको हमने बताया था पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, वो जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्लोम्स के द्वारा या गिल्स के द्वारा ग्रहण करते हैं। कीट जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनमें ट्रैकिया होती है और बुकलम्स वगैरह जो होते हैं, इनसे ये लोग श्वसन करते हैं। मनुष्य जो है उनमें श्वसन के लिए क्या होता है, मुख्य अंग उनके जो है कौन कौन से, मुख्य अंग उसका फेफड़ा होता है, ठीक, लंग्स जिसको कहते हैं। लेकिन केवल लंग्स ही ऐसा नहीं है कि जो श्वसन क्रिया के लिए सारा होता है, और भी बहुत सारे अंग होते हैं जो श्वसन क्रिया के लिए उपयोग में आते हैं। तो आज हम लोग करेंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य का जो मनुष्य के जो श्वसन अंग होते हैं, इनमें कुछ अंग ऐसे होते हैं जो श्वसन क्रिया में तो नहीं करते हैं, लेकिन वो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। यानी बाहर वायुमंडल की ऑक्सीजन को वो फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमंडल में लाने में हेल्प करते हैं वो। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके मनुष्य के श्वसन अंग में, वो हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला सहायक श्वसन अंग और दूसरा मुख्य श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आपके आते हैं नासारंध्र, ये जो नाक के छिद्र होते हैं, जो नाक में छिद्र होल्स है ना, इनको बोलते हैं नासारंध्र। फिर उसके अंदर का नासा मार्ग जो अंदर का जो पैसेज है वो नासा मार्ग। फिर गले पे आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद वायुनाल। वायुनाल देखिए दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं, कंठ और श्वास नली। और श्वास नली भी जो होती है दो प्रकार के, दो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, श्वसनी और श्वसनिका। ठीक है ना? समझ में आया कि ये होते हैं। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नासारंध्र के बारे में देखेंगे कि नासारंध्र क्या होता है। मनुष्य के में मुख के ऊपर जो है, मुख के ऊपर जो होता है एक जोड़ी नासारंध्र स्थित होते हैं। आपने देखा नाक जो होती है, मुख के ऊपर जो है नाक होती है, नाक में दो जो होते हैं छिद्र होते हैं, और वो छिद्र क्या कहलाते हैं, नासारंध्र कहलाते हैं। ये अंदर की ओर जो होते हैं किसमें जाते हैं, अंदर जो पैसेज होता है उसे नासापथ कहते हैं। और दोनों जो छिद्र होते हैं उनके बीच में एक पार्टीशन होता है कि नहीं होता है? इसी से दोनों छिद्र हमारे अलग अलग होते हैं। तो वो पार्टीशन जो होता है सेप्टम, जिसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, उसके द्वारा जो है दोनों छिद्र आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद ये नासारंध्र जो होते हैं अंदर की ओर एक पैसेज में खुलते हैं। नाक का जो पैसेज होता है जिसे क्या बोलते हैं, नासा मार्ग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि श्लेष्म, ये नासा मार्ग में चारों ओर जो होती है इसमें श्लेष्म की झिल्ली होती है। इसके अलावा इसमें महीन महीन से रोए पाए जाते हैं, बाल जो होते हैं महीन महीन से रोए। आप लोग अपना जरा आज शीशे में जा करके अपनी नाक उठा करके देखिएगा तो आपको उसमें बाल दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं कि इन रोए का जो बाल होते हैं, नाक में जो बाल होते हैं, उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका मुख्य काम क्या होता है, जो बाहर वायुमंडल की हवा जा रही है उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और
बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा जो है इसमें धूल के कण होते हैं। तो जब वो हवा अंदर जाती है तो मार्ग में ये बाल जो नाक में बोम जो है ये क्या करते हैं, छलने का काम करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो हवा जो होती है दूसरे अटैक से छल जाती है और शुद्ध हवा जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। समझ में आया कि नहीं? तो नासा मार्ग जो होता है ये उसका ये जो नाक का आगे का हिस्सा होता है ये जो होता है बहुत लचीला होता है, इसीलिए नाक जो है आपकी आप उसको हिला डुला सकते हैं। ये उपास्थि की बनी होती है। आपको याद होगा 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने आपको पढ़ाया था ऊतकों के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें आपको बताया था संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में आप लोगों ने पढ़े थे अस्थि उपास्थि पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? तो ये जो है उपास्थि का बना होता है, तो ये बहुत लचीला होता है। अंदर जो होता है नासा मार्ग होता है ये कैसा होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। तो इसकी जो हड्डियाँ होती है इस तरीके से अरेंज होती है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है ये। और अंदर जा करके ये नासा मार्ग जो है ये आकर के ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी जो होती है वहाँ पर मुख गुहिका, आपको याद होगा जब हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी अभी पाचन वाले चैप्टर में, हमने आप लोगों को आहार नाल के बारे में पढ़ाया था। तो आहार नाल और श्वास नली दोनों ही जो है ग्रसनी में दोनों का ही छिद्र होता है वहाँ पर। और उसमें वहाँ से मतलब ये श्वास नली का भी छिद्र होता है और मुख गुहिका का भी आहार नाल का भी छिद्र होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि जो ग्रसनी यहाँ पे जो आपकी ग्रसनी होती है इसमें पथ में वायु गले में से ग्रसनी में प्रवेश करती है। और ग्रसनी में क्या होता है, मुख पथ और नासा पथ दोनों होते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या होता है जब नाक हमारी चोक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह खोल करके सांस, जुकाम बहुत तेज सर्दी जुकाम हुआ होता है, नाक हमारी बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, तो हम क्या करते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्यों लेते हैं? कि मुंह से भी हवा जाती है, क्योंकि जो ग्रसनी है यहाँ पर आपका जो है मुख पथ और नासा पथ दोनों ही होते हैं। तो ग्रसनी में वायुनाल और ग्रासनाल जो होती है दोनों ही खुलती हैं। और जो वायुनाल का छिद्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी द्वार या ग्लॉटिस कहते हैं। इस पर जो है यहाँ पर जो यहाँ ग्लॉटिस जो होता है, ये ग्लॉटिस होता है जो मतलब श्वास नली वाली जो श्वास नली होती है वो वाले द्वार जो होता है वहाँ पे, तो उसके ऊपर एक पत्ती के जैसी एक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो जो होता है क्या होता है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो वो जो हमने अभी आपको बताया कि पत्ती नुमा जो स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस होता है, वो श्वास नली को हल्का सा ढक लेता है जिससे कि भोजन के कण जो है वो उसमें श्वास नली में ना प्रवेश करें। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि खाते खाते हम छींक रहे हैं, एकदम से हमें अटक जाता है खाना और छींक सी आ जाती है या खांसी आने लग जाती है, तो उसका कारण ये होता है कि जब भोजन के कण जो है वो श्वास नली में पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो छींक आ जाना या खांसी आ जाना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है आपका वायुनाल। तो ये यहाँ ग्रसनी के बाद जो है ये अगला पार्ट क्या आता है, वायुनाल आता है। वायुनाल के दो भाग होते हैं, कंठ और श्वास नली। जो वायुनाल का ऊपरी भाग होता है ये जो वायुनाल होती है लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, चौड़ाई होती है। और ये दो भागों में डिवाइडेड होती है, स्वर यंत्र या कंठ। स्वर यंत्र मतलब वो यंत्र जहाँ से आवाज निकलती, जो हम लोग बोलते हैं जहाँ से वो आवाज निकलती उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। और दूसरा पार्ट होता है श्वास नली। तो ये स्वर यंत्र जो होता है ये आगे वायुनाल का आगे का बक्से नुमा स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उपास्थि की बनी हुई ये तीन प्रकार की 4 प्लेटों से बना होता है। और ये जो होता है इसे कंठकोश कहते हैं। इसको जो ये बॉक्स बना इसको क्या बोलते हैं, कंठकोश कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं या उसको वाक रज्जू, क्या बोलते हैं उसको, वाक रज्जू या वोकल कॉर्ड। कहाँ होता है ये, कंठ में। समझ में है कि नहीं? तो इससे जब इसमें वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन का मतलब जब कंपन होता है या हिलती है ये, तब उससे आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसके बाद जो इसका उभरा हुआ भाग होता है, जो बाहर से आप लोगों ने देखा होगा कि गले में बहुत से लोग जो थोड़ा काफी एजेड हो जाते हैं उनके गले में काफी सा ऊंचा सा एक हिस्सा हड्डी ऐसा एक तिकोना सा होता है जिसे कि टेटुआ कहते हैं। टेटुआ शब्द बहुत कॉमन है, सुना है ना आप लोगों ने? तो टेटुआ जो यहाँ पर
पेटुआ जो है इस जगह पर है, ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है। हम लोग का तो महिलाओं में थोड़ा कम होता है, लेकिन आप देखिए जो थोड़ा एजेड हो जाते हैं पुरुष, उनके में देखिए ये काफी उभरा हुआ हिस्सा होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो वो क्या कहलाता है, ये वही कंठ ही है, इसी भाग को कंठ बोलते हैं, या हम लोग आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जो उभरा हुआ भाग होता है पेटुआ कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ये आपका श्वास नली, ये इसके कंठ, और दूसरा इसके नीचे जो लंबी सी नली होती है, ये क्या होती है, श्वास नली। श्वास नली में क्या होता है कि सी के आकार के छल्ले होते हैं। ये जैसे ये देखिए, ये श्वास नली है, और इसमें इस तरीके से सी के आकार के अधूरे छल्लों से बनी होती है। ठीक है ना। तो ये सी के आकार के इसमें अधूरे छल्ले होते हैं, और ये छल्लों का मुख्य काम क्या होता है, इसके कारण ये छल्ले, आधे जो छल्ले होने के कारण क्या होता है कि ये श्वास नली चिपकने नहीं पाती है, कि वायु अगर मान लीजिए इसमें हवा कम पहुंची, चिपकने, वायु की उपस्थिति में किसी भी परिस्थिति में ये चिपकने नहीं पाती, आपस में सिकुड़ने नहीं पाती है। तो श्वास नली में क्या होता है कि सी के आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं इसमें, जिससे कि ये चिपकने नहीं पाती है। इसके बाद श्वास नली जो है यहाँ पे आकर के जब वक्ष गुहिका में प्रवेश करती है, वक्ष गुहिका क्या होती है, वो भाग होता है जहाँ पर हमारे फेफड़े स्थित होते हैं, जो कैविटी, जो ये पेट के ऊपर वाला भाग होता है, जिसको सीना हम लोग कहते हैं, छाती जिसको कहते हैं, वो वाला पोर्शन होता है, उसको जो है साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वक्ष गुहिका। तो वहाँ पर जब प्रवेश करती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ये देखना ना, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक जो होती है वो बाएं फेफड़े में और दूसरी दाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। और प्रत्येक श्वसनी जो है फेफड़े के अंदर प्रवेश करने के बाद और महीन महीन जो है भागों में, देखिए महीन महीन इसमें है ना, ये दिख रहा है कि नहीं, इसमें डिवाइड हो जाती है। इनको क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका का अंतिम भाग जो होता है गोल गोल, देखिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ सा होता है, जिसे कि कुपिकाएं कहते हैं। ये इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जो है महीन महीन सी रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को मनुष्य के श्वसन अंग में समझ में आ गए कि सहायक श्वसन अंग समझ में आ गए। सहायक श्वसन अंग में हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो होते हैं नासारंध्र यानी नासा छिद्र होते हैं, ये नासा मार्ग में प्रवेश करते हैं, नासा मार्ग से ग्रसनी में आते हैं, और ग्रसनी से क्या होता है, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपका आता है, ये आता है ग्रसनी। ग्रसनी यहाँ से फिर क्या होता है, नासा मार्ग जो है ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी जो है उसके बाद जो है श्वास नली में खुलती है, श्वास वायुनाल में खुलती है। वायुनाल के हमने आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, कंठ और श्वास नली। कंठ जो होता है ये चौड़ा भाग होता है, ये उपास्थि की बनी हुई 4 प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके अंदर जो होते हैं वाक रज्जु, पतले पतले धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वाक रज्जु कहते हैं। और जब इनमें वाइब्रेशंस होते हैं या जब ये हिलते हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, सॉरी। इसके बाद क्या होता है कि श्वास नली जो होती है इसमें ये जो है, इसमें सी के लंबी एक जो है करीब 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली होती है, जिसमें सी के आकार के अधूरे छिल्ले बने होते हैं, उपास्थि के बने हुए छिल्ले होते हैं, और इस कारण से ये श्वास नली चिपकने नहीं पाती है। और श्वास नली जो है जब वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं, और श्वसनी जो है फिर से महीन महीन इसमें ट्यूब जो डिवाइड हो जाती है, जिन्हें श्वसनिका कहते हैं। और प्रत्येक श्वसनिका का अंतिम सिरा जो होता है वो कैसा होता है, बैलून लाइक जो है गुब्बारे की तरह जो छोटी छोटी कुपिकाएं बनी होती है, फूला हुआ सा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो ये तो हो गए आपके सहायक श्वसन, ठीक है, हमने आपको समझा दिया है। अभी हम जो है जब ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा तो हम आपको लिटरेचर भी इसका भेजेंगे, सेंड कर देंगे, तो आप लोग अच्छे से रीडिंग उसकी कर लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है मुख्य श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग में क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़े जो होते हैं ये वक्ष गुहा में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हृदय के नीचे जो होते हैं स्थित होते हैं। एक जोड़ी फेफड़े मनुष्य में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं जिस कैविटी के अंदर होते हैं उसे फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर ये सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें की क्या बोलते हैं, फुफ्फुस गुहा कहते हैं। फेफड़ों और फुफ्फुस गुहा के बीच में जो एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि इनको फेफड़ों को बाह्य चोट से, बाह्य आघातों, बाहर से लगने वाली चोटों से बचाता है, इसको हेल्प करता है। ये जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं। अच्छा, ये जो दाहिनी ओर का फेफड़ा जो होता है ये 3 हिस्सों में बटा होता है, देखिए 1 2 3,
दाहिनी ओर के जो फेफड़े में होते हैं तीन तीन हिस्से होते हैं और बाईं ओर के फेफड़े में केवल दो पिंड होते हैं, एक और दो पिंड है। दिख रहा है ना चित्र में आप लोगों को? ठीक, तो ये फेफड़ों का स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों का। तो ये तो हो गए मनुष्य के श्वसन अंग, सबको समझ में आ गया? चलिए अब आता है आपका कि किस प्रकार से श्वसन के जो हम लोग सांस लेते हैं, हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि सांस लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस, वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो ये कैसे होता है, ये जो है हम लोग अब देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सांस लेने की क्रिया यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। समझ रहे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया कैसे होती है? सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि हमने वायुमंडल की ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, लेकिन ये कैसे अंदर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकली, ये अब हम लोग देखेंगे। तो ये क्रिया में, इस क्रिया में क्या होता है कि हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया को जो है दो स्टेप्स में पूरी होती है। पहले स्टेप में जिसमें कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और दूसरा स्टेप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दो स्टेप्स होते हैं उसके। तो जिस स्टेप में ऑक्सीजन अंदर जाती है, प्रवेश करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्वसन। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उसे बोलते हैं निश्वसन। ठीक है, तो अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम आपको निश्वसन के बारे में बताएंगे कि निश्वसन की क्रिया कैसे होती है, फिर बताएंगे आपको निश्वसन की क्रिया कैसे होती है। निश्वसन इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन और निश्वसन को बोलते हैं एक्सपायरेशन। समझ में आया कि नहीं? तो निश्वसन की क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में क्या होता है कि बाहर की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है और इस क्रिया में पसलियां जो होती हैं, पसलियों से जुड़ी हुई जो पेशियां होती हैं, आपको मालूम है कि जो हमारे ये वक्ष स्थल होता है, छाती जो होती है, यहाँ पे क्या होता है? पसलियां होती हैं। समझ रहे हैं ना? 12 जोड़ी पसलियां जो है इसमें पाई जाती है, यानी 12 इस साइड में होती, 12 इस साइड में होती। आप किसी दुबले पतले व्यक्ति को देखिए, कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है तो उसकी एक एक पसलियां दिखाई पड़ती है, बिल्कुल हड्डी हड्डी जिसका बिल्कुल हड्डी ऐसा शरीर होता है, एकदम बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होता है, तो उसकी पसलियां पूरी दिखाई पड़ती। ये पसलियां जो होती है, यहाँ पर बीच में एक स्टर्नम होता है, यहाँ पे ये पसलियां इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे इसे, और पीछे जाकर के पूरी ये बैकबोन, ये क्या आपको दिखाई दे रही है? हमारी बैकबोन है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डियों से पीछे की ओर ये रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है और आगे आकर के बीच में यहाँ पर छाती में जो छू, आप अपने आप को यहाँ पे छू के देखिए, चौड़ा वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये जुड़ी हुई होती है। तो ये जो पसलियां होती हैं, ये आपस में मिल करके क्या बना लेती हैं? एक पिंजड़ा जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं पूरा। और उसमें क्या होता है कि हमारे जो विशेष अंग जैसे लीवर है, फेफड़े हैं, हृदय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ये अंग जो है इस वक्ष गुहा के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस क्रिया में बाहर की शुद्ध वायु जो है फेफड़ों में पहुंचती है और इस क्रिया में पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां संकुचित होने लगती हैं। और ये जो पसलियां, ये जो आपको दिख रही है, ये पसलियां हैं, ये एक पसली और दूसरी पसली, ये दो पसलियां जिसे दिखा रहे हैं हम आपको, तो दोनों पसलियों में ये आपस में एक दूसरे से विशेष प्रकार की पेशियों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एक तो होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशी और दूसरी होती है अंतरापरशुक पेशी। यानी बाह्य अंतरापरशुक पेशी, जैसे ये मान लीजिए हम एक पेशी है, ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, ये एक पेशी है, सॉरी पसली है। तो इस पसली और दूसरी पसली ये है, दूसरा हाथ। अब हम यहाँ पर आपको इसी तरीके से समझा पा रहे, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। तो इसमें एक पेशी जो है ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से निकली और दूसरी पसली के नीचे वाले हिस्से में जाके जुड़ गई। समझ में आया कि नहीं? और दूसरी पेशी जो है ये नीचे वाले हिस्से से निकली और दूसरी के ऊपर में जुड़ गई, दूसरी पसली के ऊपरी हिस्से से जुड़ गई। ये आपस में कैसे हो गई? इस तरीके से क्रॉस हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये अंतरापरशुक पेशी और अंतरापरशुक पेशी, इन पेशियों के द्वारा जो हर पसली जो एक दूसरे से दो प्रकार की पेशियों से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब हवा अंदर पहुंचती है तो क्या होता है कि ये पेशियां सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है? ये जो डायफ्राम है, जो
जो नीचे वाला हिस्सा होता है, डायफ्राम जो होता है, ये जब हवा अंदर, इसमें वायु अंदर जाती है तो क्या होता है कि ये संकुचित होती है, पेशियां संकुचित होती है और पसलियां जो है ये ऊपर की ओर उठती है थोड़ा सा, समझ रहे हैं? पसलियां जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठती हैं। इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, ये डायफ्राम जो होता है ये चपटा हो जाता है, और चपटा हो जाने से क्या होता है, जो वक्ष गुहा है, जो ये कैविटी है, इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, फेफड़ों को जगह मिल जाती है और आसानी से क्या होता है, हवा जो है वो बाहर से अंदर आ जाती है और फेफड़ों में भर जाती है। समझ में है कि नहीं? ये आपकी क्रिया होती है निश्वसन क्रिया, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में आई। कैसे आई सबको समझ में आ गया कि पसलियों के बीच में जो पेशियां लगी हैं, इनके सिकुड़ने से ये पहले सिकुड़ी तो पसलियां क्या हुई, ऊपर की ओर, इस तरीके से ऊपर की ओर उठ गई और डायफ्राम जो है ये कैसा हो गया, चपटा हो गया। चपटा हो जाने से क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया और बढ़ जाने से फेफड़ों में का वायु दाब जो है उसका जो है उसमें बढ़ जाने से क्या हुआ कि फेफड़ों के अंदर का वायु दाब कम हो गया और बाहर की वायु जो है आसानी से फेफड़ों के अंदर आ गई। समझ में है कि नहीं? तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, निश्वसन क्रिया कहलाती है। इसके बाद क्या होता है कि निश्वसन क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है कि पसलियां और डायफ्राम जो है अपनी नॉर्मल, पहले वाले में सिकुड़ी और दूसरी वाली में फिर से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गई। जब नॉर्मल स्थिति में आ गई तो क्या हुआ कि ये डायफ्राम फिर से ऊपर हो गया, तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दबाव पड़ा और दबाव पड़ने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, वायुमंडल में चली गई। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन। समझ में आया बेटा? तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो सोते समय आप देखिए उसके सीने पे ऐसे हिलता जुलता ऊपर नीचे होता है। ये क्या है कि जब वो सांस लेता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो उसका सीना क्या होता है, फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है, फिर पिचकता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो पिचकता है और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो क्या होता है, फूलता है। सॉरी, सबको समझ में आ गई ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया? चलिए, तो ये जो है इसको अच्छी तरीके से जो है समझ लीजिए। हम आपको लिटरेचर भेजेंगे, उससे भी पढ़ लीजिएगा, जो ब्लैक बोर्ड से जो इसमें बना हुआ है चित्र वगैरह, तो चित्र जो बना हुआ है ये सब नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आप लोगों को होमवर्क के लिए बताते हैं कि इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि फेफड़ों में जो क्या होता है कि फेफड़ों की जो कोशिकाएं, अभी हमने बताया था इसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो श्वसनिका का लास्ट या कोशिकाएं जो बनी होती हैं, इनके अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है और इन्हीं इसके अंदर जो इसी में ही जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अच्छा, मनुष्यों में क्या होता है कि विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस जो है वो सब पूरी पूरी जितनी हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही नहीं पहुंच सकती, सारी कोशिकाओं में, शरीर की सारी कोशिकाओं में नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है ब्लड में, जिसे कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। ये जो है आरबीसी, रुधिर की कणिकाओं में, आरबीसी में या लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में, ये किसी ब्लड में होता है, आरबीसी क्या है, रुधिर कणिका है ये, लाल रुधिर कणिका। इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, लाल रंग का पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है, वही जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है और शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो बेटा आपने भी सुना होगा जैसे कि कभी कभी होता है कुछ लोगों को एनीमिक हो जाते हैं। एनीमिक होने का मतलब क्या होता है कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जिस जिस व्यक्ति को भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थक जाता है वो बहुत जल्दी। अगर उसे सीढ़ी वगैरह चढ़ना हो तो उसकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त, जब हीमोग्लोबिन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसीलिए जो है हमेशा ऐसे करके सांस फूलने लगती है सीढ़ियों में। आप लोग भी अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि हम चल रहे हैं, चलते समय हमारी सांस फूल रही है, सीढ़ी चढ़ने पे हमें सांस फूली, हम बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, एनेमिक है आप। तो इसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। और जो है हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और लेकिन इसका, और हम अपने खान पान के द्वारा
जो है हीमोग्लोबिन को अपने ब्लड में बैलेंस भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कि पर्याप्त मात्रा में हमें हीमोग्लोबिन मिल सकता है, जैसे कि पालक है, चुकंदर है और अनार है, टमाटर है। ये सारी चीज़ें जो है हमको, सलाद वगैरह जो है, हरी साग सब्जी, ये सब चीज़ें हमको अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन जो है उसमें बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ बच्चों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, श्वसन तंत्र वाला जो है चैप्टर ये ख़त्म हो गया। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में तभी आपको अच्छे से आ सकता है जब आप लोग हमको भी मतलब हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस को भी ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा जो है, जो लिटरेचर हमने भेजा है आपको, जो मटेरियल आपको दिया है, प्रोवाइड कराया है, उसकी भी रीडिंग करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, अब हम आप लोगों को होमवर्क, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। जरा ध्यान, हमने इसमें ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, फिर भी हम आपको पढ़ रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? श्वसन क्रिया की इसमें आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। दूसरी, जितना पूछा जा रहा है आपको उतना ही करना है, परिभाषा लिखिएगा, साथ में रिएक्शन कल देखिए, कल वाले वीडियोज़ में देखिएगा, तो उसमें हमने रिएक्शन भी लिखी थी ग्लूकोज वाली, तो वो रिएक्शन भी दीजिएगा उसमें। अच्छा, दूसरा आपको क्वेश्चन है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रा समझ लीजिए। इसमें आपको क्या दिखाना है कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, अलग अलग, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब कितनी ऊर्जा निकलती, क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आपको याद होगा कल जो हमने रे डायग्राम बना के दिया था, आपको दिखाया था, तो उसमें वो वाला काम आपको करना है। समझ में आया कि वो वाला आंसर आपको लिखना है। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है? यानी पौधों में गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, ये आपको लिखना है। एक कोशिकीय जीव, जलीय जीव, कीटों व स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? कि ये एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, और पानी में रहने वाले जीव, कीटों में और स्थलीय जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, ये आपको लिखना है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। जो अभी हमने आपको पढ़ाया है, श्वसन अंग के बारे में बताया है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना भी इसी तरीके से। इसमें तो हमने ब्लैक बोर्ड में हम डिटेल में तो नहीं लिख सकते हैं, केवल हमने हेडिंग्स डाले हैं, लेकिन आपको एक एक हेडिंग डाल के उनके बारे में भी लिखना है। अभी हम आपको नोट्स अभी सेंड करेंगे, तो उसमें से देख करके आप लोग लिखेंगे, और ये चित्र भी बनाएंगे साथ में। बिना चित्र के आपका आंसर अधूरा है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखिए। बायो में आपको चित्र ज़रूर बनाना है। आपको अगर चित्र आता है तो बनाना ही बनाना है, और क्वेश्चन में अगर आपको दिया है सचित्र वर्णन कीजिए, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो इसमें 2.5 नंबर का वो चित्र होगा केवल। समझ में आया कि नहीं? चित्र के बिना आपका आंसर जो है वो अधूरा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया का किस प्रकार होती है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें ये वाला आपको, ये जो अभी हमने आपको समझाया है, ये आपको करना है। इसका भी अभी हम आप लोगों को नोट्स जो है आपको भेज देंगे, उसमें से देख करके, उसमें से ढूंढ करके, आंसर्स को ढूंढ करके तब आप लोग लिखिएगा और चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है? तो बेटा, मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आ गया होगा कि होमवर्क को किस प्रकार से करना है। डेट, आज की डेट 25 तारीख डेट डाल करके काम करना है आपको। ऐसा ना हो कि बिना डेट डाले आप काम करते चले जाएं, क्योंकि इंडेक्स में भी आपको फिल करना पड़ेगा। साथ साथ आप इंडेक्स भी फिल करेंगे अलग अलग। जैसे आपने इंडेक्स में क्या है कि जैसे आपने जैव प्रक्रम डाला हेडिंग, ठीक है, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, फिर आप अगला हेडिंग, उसके सब हेडिंग उसके अंदर डालेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र आपका जिस डेट से, जैसे 20 तारीख से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो 20 तारीख से लेकर के आपका 22 तारीख तक पाचन तंत्र चला था। तो आप डैश लगा के 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आपका पाचन तंत्र हुआ। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला टॉपिक डालेंगे उसमें श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हमने आप लोगों का कब स्टार्ट किया था? आज आप लोगों का, कल आप लोगों का श्वसन तंत्र हमने 23 तारीख को जो है श्वसन तंत्र स्टार्ट किया था। ठीक है ना? तो 24 तारीख को हम लोगों ने श्वसन तंत्र स्टार्ट किया था। तो 24 और 25 को आज खत्म हुआ ये चैप्टर। ठीक है ना? तो आप लोग उसमें श्वसन तंत्र के आगे डेट जो डालेंगे 24 अप्रैल,
फिर नीचे डैश लगा करके 25 अप्रैल, यानी चैप्टर आपका 24 को शुरू हुआ और 25 तारीख को ये ख़त्म हो गया। समझ में आया कि इस तरीके से करके बहुत ही केयरफुली और बहुत साफ़ सुथरा काम करेंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होने पाए। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जो है वो अपने कुछ जिन लोगों ने काम किया उन्होंने फ़ोटोज़ डाली हैं ग्रुप में, जो है फ़ोटो भेजी हैं। तो हमने कल भी इस बात को बताया था कि बेटा वो प्राणी समभोजी है। क्यों सकोची सकोची, आज भी जिसका आया, मुझे नाम तो याद नहीं है इस समय भी कि किसने अपना भेजा था, तो जिन्होंने भेजा है कि उसमें देख लीजिए कि प्राणी समभोजी है पोषण वाले में। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा सा देख के, ध्यान से देख करके लिखिए उसको, एक दूसरे की नकल मत कीजिए, उसको ठीक से ध्यान से लिखिए। और ये चैप्टर जो है आपका नए पेज से शुरू होगा, पाचन तंत्र जहाँ से ख़त्म हो गया उसके बाद अगले पेज से आप लोग श्वसन तंत्र चैप्टर डाल करके काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आप लोगों का जो अगला चैप्टर होगा मंडे को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे परिवहन तंत्र। उसका भी लिटरेचर हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, जिससे कि आप लोग पहले से उसको रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग कर लेने से क्या होता है बेटा, अगर आप लोगों ने एक बार हमारे पढ़ाने से पहले एक बार पूरा पढ़ चुके हैं तो क्या होगा, आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है ना? तो हम जो आपको, क्योंकि आप लोगों के पास बुक्स तो है नहीं कि हम कह दें कि बेटा आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, तो हम वो पेजेस आपको, उनकी फ़ोटो जो है आपको सेंड कर देंगे, तो उतना ही पढ़ लीजिएगा। पिछला काम पूरा कंप्लीट करिएगा और अगले के लिए जो है अगले वाले चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है सब लोग, समझ में आ गया सबको?